जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और ये केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, क्लास 10th का है, क्योंकि इसके पहले हम जो पढ़ा चुके हैं वो फिजिक्स पढ़ाए हैं और फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, यानी कि बहुत सारा डिफिनेशन आज जानने की हम लोग कोशिश करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में कि ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन का बारे में हम बात करते हैं कि डिफिनेशन क्या कहता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि अब सीधा सीधी समझिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और नया पदार्थ का गुण पुराने वाले पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए एक बहुत बढ़िया हम एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया चावल, ये हो गया चावल, ठीक है, और ये हो गया दाल। यानी कि चावल और दाल को हम क्या किए, मिला दिए, और जब मिला देने के बाद से हम गरम करेंगे, क्या करेंगे, इसको गरम करेंगे, ठीक है। तो जब चावल और दाल को हम मिलाकर गरम करेंगे तो ये बन जाएगा खिचड़ी। क्या बन जाएगा, तो कहेंगे कि खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि चावल मिला, दाल मिला, यानी कि दो पदार्थ मिल गया, ये दो पदार्थ मिल गया, और जब दोनों पदार्थ मिल गया तो इसको हम गरम किए, यानी कि गरम करिए, यानी कि गरम हम लोग करें, तो यही हो गया इसका रासायनिक अभिक्रिया और बन गया खिचड़ी। यानी कि बताइए कि चावल के गुण से ये खिचड़ी का गुण अलग है ना, ये दाल के गुण से खिचड़ी का गुण अलग है ना। तो वही तो हम बताए हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से एक तीसरा पदार्थ बनता है, जो कि ये पहला और दोनों, यानी कि पहला दोनों पदार्थों के गुणों से ये क्या होता है, भिन्न होता है, यानी कि ये अलग होता है। समझ गए ना, बहुत आसानी से समझिएगा, यही होता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, H2 + O2, जब इन दोनों को मिलाएंगे ये अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये H2O यानी कि जल बन जाता है, ये आपको पता है। और जल का गुण इन दोनों के गुणों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यही होता है रासायनिक अभिक्रिया। एक बार और समझिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, और उस नया पदार्थ का गुण ये दोनों पदार्थों के गुणों से भिन्न होता है, इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला H2 + O, H2 + O जब ये अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे तो ये H2O यानी कि जल बन जाएगा। यहाँ पे देखिए Mg + O2 तो बन गया है MgO। देखिए ये एस लगा है ना, एस का मतलब होता है सॉलिड, यानी कि ये मैं Mg हो गया, ये सॉलिड मतलब ठोस हो गया, ठीक है। ये ठोस है और O2 ये ऑक्सीजन है तो ये गैस है, तो ठोस और गैस को हम मिलाएं तो MgO बन गया, यानी कि ये भी क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये भी क्या है, ये भी ठोस है। यानी कि एक हम ठोस को मिलाएं और एक गैस को मिलाएं तो यहाँ पे बन गया ठोस, यानी कि इन दोनों के गुणों से भिन्न इसका गुण है। समझ में आया ना। तो एक बार और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से एक नया पदार्थ बनता है और नया पदार्थ का गुण इन दोनों पदार्थों के गुणों से
भिन्न होता है। कितना आसानी से समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो जब आसानी से समझ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे तो दो ये पदार्थ को लिया गया है, कितना पदार्थ को, तो दो पदार्थ को, लेकिन इसमें तीन भी पदार्थ हो सकता है, चार भी पदार्थ हो सकता है। एक पदार्थ को तोड़ेंगे तो फिर दो पदार्थ बन सकता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण ऐसे भी हो सकता है, इसी का उल्टा दे देगा कि H2O को हम तोड़ दिए तो ये हो गया H2+O, ठीक है। H2O को हम क्या करेंगे, जब H2O यानी कि जल को जब अलग करेंगे, यानी कि जल को जब हम गर्म करेंगे, अब कहिए कि जल को हम अलग कैसे करेंगे। अरे भैया जी, जब जल को हम गर्म करेंगे ना तो ऑक्सीजन अलग उड़ जाएगा और हाइड्रोजन अलग उड़ जाएगा, यानी कि वाष्प बन के ये दोनों क्या होगा, तो कहेंगे कि दोनों उड़ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके गुण से ये गुण क्या हो गया है, भिन्न हो गया है। समझ रहे ना, ये तो लिक्विड है ना, ये जल का मतलब लिक्विड है, और ये क्या हो गया है, गैस हो गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया उसे ही कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से एक तीसरा पदार्थ बनता है जो कि इन दोनों पदार्थों के गुणों से क्या होता है, भिन्न होता है। जितना बार हम बता दिए ना, आप सुन के उतना बार अगर अच्छे से आप सुन लिए हैं ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि नोट, रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी भौतिक विधियों से उलट पुलट नहीं कर सकते हैं, उलट पुलट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना, यानी कि अगर मान लीजिए कि H2 पहला भोजन का पचना, तो भोजन जब पच जाएगा तो फिर पचे हुए भोजन से हम भोजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये भी हो जाएगा कि भोजन का पचना, दूध से दही का बनना। यानी कि सिंपल समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है कि अगर एक बार वो अभिक्रिया हो जाए तो अभिक्रिया होने के बाद से जो प्रतिफल बनता है उस प्रतिफल से फिर हम अभिक्रिया नहीं बना सकते हैं, अभिकारक नहीं बना सकते हैं। जैसे कि भोजन का पचना, भोजन का क्या होता है, पचना, चाहे भोजन का पकना, भोजन का पकना। अब मान लीजिए कि चावल है, चावल, ठीक है, चावल को हम गर्म कर दिए तो ये चावल से बन गया भात। अब बताइए कि भात से फिर हम चावल बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते। तो बस ये क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को उलट पुलट नहीं कर सकते हैं, यानी कि भात से फिर हम चावल नहीं बना सकते हैं। ये हो गया दाल से बन गया दाल, यानी कि ये दाल ठोस है, ये ठोस है, और ये दाल क्या हो गया, लिक्विड हो गया, यानी कि द्रव हो गया, ठीक है। इस दाल से ठोस से हम द्रव बना दें तो फिर क्या द्रव से ये ठोस बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल, और इसको भौतिक विधियों से उलट पुलट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि भोजन का पकना, जब भोजन पक जाएगा तो फिर पके हुए भोजन से हम लोग क्या, उस चावल को, दाल को, आलू को हम नहीं ला सकते हैं फिर से पुराने अवस्था में, पहले की अवस्था में हम नहीं ला सकते हैं। दूध से दही का बनना, अब बताइए ना कि जब दूध से दही बन जाएगा, दूध से दही, क्या, जब दूध से दही बन जाएगा, बहुत आसान है। तो जब दूध से दही बन जाएगा तो दही से फिर दूध बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो बस ये हो गया इसका रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल। क्वेश्चन पूछेगा ये आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि दूध से दही बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन देगा रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे, तो कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, दूध से दही बनना, ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, भोजन का पचना, जो हम लोग भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में क्या होता है, पच जाता है। तो फिर पचे हुए भोजन से हम भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। समझ गए ना। कागज का जलना, जब इस कागज को अगर हम जला देंगे तो कागज को जला देंगे तो कागज क्या होगा, राख बन जाएगा, यानी फिर उस राख से हम लोग कागज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है। अब कहिएगा,
अब कहिएगा कि पानी से बर्फ बनना, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? पानी को हम खूब ठंडा कर दिए तो ये बन गया बर्फ। तो बताइए ये पानी से बर्फ बन गया तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब पानी से बर्फ बनेगा तो फिर बर्फ को हम गर्म करेंगे तो फिर पानी नहीं बन जाएगा? बताइए तो बन जाएगा ना। तो बस ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है, ये भौतिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये भौतिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि ऐसे भी इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण से एक नया पदार्थ बनता है और उस नया पदार्थों से फिर से वो पुराने पदार्थ नहीं बन सकता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? वो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि भोजन का पकना, भोजन पक जाएगा तो फिर भोजन नहीं बनेगा। दूध से दही बनना, दही बन जाएगा तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा। भोजन का पचना, जब भोजन पच जाएगा तो फिर से भोजन नहीं बनेगा। कागज़ का जलना, जब कागज़ जल जाएगा उसके राख से फिर कागज़ नहीं बनेगा। लेकिन ये पानी से बर्फ बनना ये भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है ना, तो ये भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या? अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, तो ये बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन अवस्था में, ठीक है। दूसरा परिवर्तन ताप में परिवर्तन होता है। तीसरा गैस का उत्सर्जन होता है। चौथा रंग में परिवर्तन होता है। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो पहला कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या देख सकते हैं, H2+O H2O बन गया ना, H2+O ये है गैस। क्या है? ये गैस है, ये गैस है, ये H2O ये लिक्विड है, यानी कि ये क्या है? द्रव है। क्या है? ये द्रव है। यानी कि गैस मिला तो द्रव बन गया। यानी कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया कि नहीं? ये बताइए, गैस है, गैस से इसके द्रव बन गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया ना, इसके स्टेट में परिवर्तन हो गया ना। चलिए बहुत अच्छा। मैग्नीशियम ये ठोस है, ऑक्सीजन ये गैस है, और जब दोनों को मिला दिए तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये भी क्या बन गया? ठोस बन गया। क्या बन गया? ठोस बन गया। तो ये पहले बताइए कि ये दोनों को हम मिलाए हैं तो ये एक प्रकार का ठोस बन गया, यानी कि इसकी अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है। पहला ताप में परिवर्तन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ताप बढ़ भी सकता है, इसका ताप घट भी सकता है। क्या समझे? इसका ताप बढ़ भी सकता है, इसका ताप घट भी सकता है। जैसे कि इन दोनों का ताप बहुत कम है और जब इन दोनों का हम मिश्रण करेंगे तो ये जो तीसरा ताप बनेगा ना, मिश्रण, यानी कि तीसरा जो इसको प्रतिफल कहा जाता है, जब ये तीसरा बनेगा तो इन दोनों के ताप से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यानी कि इसके ताप में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में भी परिवर्तन होता है। चलिए ये तो समझ गए। गैस में उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, अरे भैया जी भैया जी भैया जी लाइक पहले कीजिए तब देखिए कितना मज़ा आता है। ठीक है, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। गैस का उत्सर्जन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का भी उत्सर्जन होता है, गैस भी बन के उड़ता है, गैस भी बन के उड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग किसी भी चीज़ को जलाते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? जलाते हैं। तो जब जलता है तो उसके बीच रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो पहला बात कि जलता है तो राख में बदलता है, और राख में बदलने की वजह से उसमें धुआं निकलता है, यानी कि क्या होता है? वो गैस का उत्सर्जन होता है, यानी कि गैस को भी बाहर छोड़ता है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, उसका कलर चेंज हो जाएगा जब रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे तो उसके कलर में भी चेंजिंग होती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इतना सारा परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि जितना हम
यहाँ से लेके यहाँ तक रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल दिए, इसका डिफिनेशन बताए। रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट पुलट नहीं कर सकते हैं। भोजन का पकना, दूध से दही बनना, कागज़ का जलना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, ये जितना सारा चीज़ बताए हैं ये अभी तक आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में नो लिखिए, अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिखिए, ठीक है। अगर जिस पे डाउट है कि रासायनिक अभिक्रिया पे डाउट है, ये भोजन का पकना क्या होता है, उसका ये लिख दीजिए कि भोजन का पकना पे सर डाउट है, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए ना, आप कमेंट कीजिए। अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अभिकारक यानी कि प्रोडक्ट और प्रतिफल क्या होता है, यानी कि प्रतिफल और अभिकारक के बारे में बात करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 10th के एग्ज़ाम में हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये वाला तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम बताते हैं अभिकारक और प्रतिफल के बारे में, ठीक है ना। तो लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए दबा के, ठीक। उसके बाद से मैथ की क्लास होगा, ठीक है ना। जैसे ये साइंस का क्लास खत्म होगा, मैथ की क्लास होगा, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए हम बात करेंगे अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल, इसको उत्पाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको उत्पाद भी कहा जाता है। तो अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है, ये बेसिक जानकारी है। ये अगर पता नहीं रहेगा तो फिर केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अभिकारक और प्रतिफल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, एक अभिक्रिया लिख रहे हैं, ठीक है ना। रिएक्शन H2+O, जब ये रिएक्शन करेगा तो H2O बन जाएगा। क्या बनेगा? H2+O। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा, दोनों मिलेगा, अभिक्रिया करेगा तो H2O बन जाएगा, यानी कि जल बन जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए ये H जो दिया है यही होता है अभिकारक, ठीक है। ये जो O दिया है यही होता है प्रतिफल, अभिकारक। और यहाँ पे जो आया है ये होता है प्रतिफल। अब यहाँ पे देखिए H2 और ये O, ये दोनों हो गया अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल। इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाने से जो तीसरा पदार्थ बनता है और जो पदार्थ मिलाया जाता है वही अभिकारक होता है, और जो पदार्थ तीसरा बनता है वो होता है प्रतिफल। यानी कि H2 और O को हम मिला रहे हैं तो ये H2 बन रहा है, यानी कि H2 और O क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा, ठीक है। और ये H2O क्या हो जाएगा? ये प्रतिफल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती लिख दी है, अभिकारक को ही कहते हैं उत्पाद, ठीक है। यानी कि ये उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये H2+O हो जाएगा उत्पाद और ये H2O हो जाएगा प्रतिफल, ठीक है। इसमें समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो Mg दिया है, Mg ये ठोस हो गया और O2 यानी कि ये गैस हो गया और ये MgO यानी कि ये ठोस बन गया। तो जो Mg होता है और O2 होता है, यानी कि इन्हीं दोनों को मिलाने से ये MgO बन रहा है। ये इन्हीं दोनों को मिलाने से MgO बन रहा है कि नहीं? जब इन्हीं दोनों को मिलाने से MgO बन रहा है तो यही हो गया अभिकारक, यही हो गया अभिकारक। यानी कि जिसको मिलाने से एक नया पदार्थ बनता है वही होता है अभिकारक। यानी कि इन दोनों को मिलाने से एक नया पदार्थ बनता है और यही दोनों क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और जो नया पदार्थ बनता है वो हो जाता है प्रतिफल। क्या हो जाता है? प्रतिफल। समझ गया ना? बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे हैं ना, अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो बस यहाँ पे समझिए, खिचड़ी पर हम बताते हैं, खिचड़ी चोखा पर बताते हैं, ठीक है ना। खिचड़ी चोखा पे समझिए अच्छे से।
देखिए दाल भात, ये हो गया दाल और ये हो गया चावल, और जब दोनों को हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, जब दोनों को हम गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा खिचड़ी। खिचड़ी तो दाल और चावल मेरा हो जाएगा अभिकारक, क्या हो जाएगा, अभिकारक। और ये जब खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रतिफल। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिफल। इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि H2O को हम क्या कर दिए, H2A का अगर विघटन करेंगे, विघटन का मतलब इसको तोड़ेंगे, इसको गर्म करेंगे, यानी इसको जब H2O को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो H2+O बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा उस समय प्रतिफल और ये हो जाएगा अभिकारक, क्योंकि अभिकारक से ये नया पदार्थ बन रहा है। तो H2O हो जाएगा अभिकारक और H2+O हो जाएगा प्रतिफल। तो इस बात को याद रखिएगा, ये नहीं कि अभी बताए थे सर कि H2 और O क्या होता है, H2 और O अभिकारक होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रतिफल बोल रहे हैं। अरे भैया H2 और O से मिलने से बन रहा था नया पदार्थ, और ये टूटने के बाद यानी कि H2O इसका विघटन होता है तब जाके ये नया पदार्थ बनता है। यानी कि सिंपल आप समझिए कि जब नया पदार्थ बनता है तो वही प्रतिफल होता है, और पुराने पदार्थ को मिलाने से जब नया पदार्थ बनता है, यानी कि जिसको मिलाने से बनता है वही अभिकारक होता है, और जो नया बनता है वही प्रतिफल होता है। कोई डाउट, कोई डाउट, नो डाउट? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि नो डाउट, बोलिए कमेंट बॉक्स में कि नो डाउट। हम देख रहे हैं सभी का कमेंट का आंसर देंगे, सभी का रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नो डाउट, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो नो, अगर डाउट है तो लिखिए डाउट, ठीक है। हम रिप्लाई देंगे, टेंशन मत लीजिए, सबका रिप्लाई देंगे। चलिए ये तो समझ में आ गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल फोर्स, ठीक है, रिएक्शन, और असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। यानी कि यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, उसके बाद से मैथ के सर आएंगे और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए अगले वीडियो में यानी कि अगले क्लास में हम आपको बताएंगे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, बहुत डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो जो अगला क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उसको देखना ना भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम क्या बताने वाले हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण इंग्लिश में कहते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस, इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, तो बस संतुलित का मतलब ही समझना है आपको, बराबर। संतुलित का मतलब क्या समझना है, बराबर। असंतुलित का मतलब क्या समझना है, बराबर नहीं, क्या, बराबर नहीं। तो चलिए संतुलित का मतलब समझ गए, बराबर, इसका मतलब समझ गए बराबर नहीं। यानी कि अब हम बताते हैं आपको, H2+O को लेंगे तो बनेगा H2O। अब यहाँ पे देखिए संतुलित का मतलब बताए हैं बराबर, यानी कि ये तीर चिन्ह क्या दर्शाता है, तो तीर वाला चिन्ह दर्शाता है अभिक्रिया। अभिक्रिया किस ओर हो रही है, तो कहेंगे अभिक्रिया इस ओर हो रही है। याद रखिएगा जो तीर का चिन्ह होता है, जो ये एरो होता है ना, ये दर्शाता है अभिक्रिया, क्या, अभिक्रिया। यानी कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है, तो कहेंगे अभिक्रिया इस ओर हो रही है। यानी कि ये इस अभिक्रिया के दाईं ओर आना है, इस अभिक्रिया के बाईं ओर आना है। तो ये पहले बताइए कि दाईं ओर, यानी कि ये दाहिने ओर हो गया और ये क्या हो गया, ये बाईं ओर हो गया। समझ में आया। तो इस अभिक्रिया के दाईं ओर आते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितना है, तो कहेंगे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है।
कितना है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना है, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता है तो कहेंगे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है, यानी कि यहाँ पे हम लोग बाईं ओर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 निकालें और बाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 निकालें। अब आते हैं दाईं ओर, तो दाईं ओर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना है, तो कहेंगे 2 है, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना है, तो कहेंगे कि 1 है। तो अब यहाँ पे बताइए कि हाइड्रोजन के बाईं ओर भी परमाणु की संख्या 2 है और दाईं ओर भी 2 है। बाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे क्या है, दाईं ओर भी 1 है, यानी कि अतः ये समीकरण क्या है, संतुलित है। ये ऑलरेडी संतुलित है। अगर ये दोनों ओर यानी कि बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान नहीं रहे तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहलाएगा। क्या समझे, क्या समझे, यहाँ पे देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि समीकरण के, ठीक है, समीकरण के बाईं ओर और दाईं ओर, समीकरण के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे ही कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि समीकरण के दाईं ओर और बाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया है। अब हम बताएंगे अगले क्लास में, यानी कि अगले दिन हम बताएंगे क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में तो बताएंगे, लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना सीखेंगे हम लोग। तो जो इसके बाद वाला क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो अभी आपका ये साइंस वाला क्लास क्या होगा, अभी ये साइंस वाला क्लास ख़त्म होगा, तो अब पढ़िए आप लोग मिथुन सर से मैथ की क्लास, ठीक है। चलिए, अगर ये आज का क्लास साइंस का समझ में अच्छे से आया है तो एक बार थैंक यू सर कमेंट कर दीजिए, और अपना राय, अपना विचार, अगर जो भी हम लोगों के बारे में आप सोचते हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सोच रहे हैं कि बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो जाए, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर संभव हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, स्टेटस में भी इस वीडियो का लिंक डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग मैथ पढ़िए बहुत आसान भाषा में, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। हम बुला रहे हैं मिथुन सर को, तो मिथुन सर आइए, कम ऑन द स्टेज, और हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर को, हमारे भाइयों को, हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे मेरे प्यारे बहनों को, सभी को एक बार क्या कीजिए कि अपने एक सॉन्ग के माध्यम से स्वागत कीजिए, ताकि इस क्लास को अंत तक एंजॉय करते हुए देखें।